जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हमारे सामने आया है। इंडिया और रशिया ने एक ऐसा मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। इस अग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश जो है वो एक दूसरे की टेरिटरी पर 3,000 तक ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जो 5 वॉरशिप्स हैं वो एक वक्त पर तैनात करने की परमिशन होगी। ये एक रूटीन डिफेंस कॉपरेशन नहीं है, ये एक डीप मिलिट्री इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क है जिसमें लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल सपोर्ट और जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है उस तक की डिटेलिंग इंक्लूड है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए है या फिर दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया पावर अलाइनमेंट। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस अग्रीमेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो रेसिप्रोकल जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इसका मतलब इंडिया और रशिया दोनों एक दूसरे की जो बेसिस है, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, उसे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और जो फ्रीक्वेंट है वो तो हो सकते हैं ही, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होगा। साथ ही साथ जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें फास्टर रिस्पांस और स्ट्रेटेजिक जो पोजिशनिंग है वो मिलती है। और इस डील से एक तरफ का जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो भी हम इसको एक फोर्स प्रोजेक्शन एनेबलर मान सकते हैं। और साथ साथ जो दोनों देशों की अगर हम अपनी अपनी मिलिट्री रीच को की बात करें तो वो भी पूरी तरह से एक्सटेंड करने का मौका मिलता है। और अगर हम बिगर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की इसके समझने की बात करें तो ग्लोबल स्टेज पर जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो टेंशन है वो बहुत हाई है, वेस्ट वर्सेस रशिया डायनामिक्स, इंडो पैसिफिक कॉम्पिटिशन, पूरी तरह से अलायंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में भारत का रशिया के साथ इतना स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अग्रीमेंट करना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए मल्टीपल पावर सेंटर्स के साथ जो है वो बैलेंस बना रहा हुआ है। अब इसकी जो बड़ी जो और ये डील है, ये इतनी क्यों अहम है, इसको अगर हम देखें तो पहली बार इतनी क्लियर टर्म्स जो है उसमें ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स जो है वो जो डिप्लॉयमेंट है वो डिफाइन किया गया है। साथ ही ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिबल फ्रेमवर्क है। साथ ही लॉन्ग टर्म में ये डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी पर पूरी तरह से ये डीपन करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश। उमेश जी, इस अगर एग्रीमेंट की बात करें तो क्या ये सिर्फ अग्रीमेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए है या फिर हम ये कहें कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और जो सिनेरियोज है उसको ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है जिस तरह से ये पूरा नजर आ रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रशिया भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन की बात वो कह चुके हैं। और 1971 में भी रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन था, उसने हमारी मदद की थी जब अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉरशिप्स इंडियन ओशन में आके भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। और उसी मद्देनजर अब देखिए कि दोनों नेशंस ने रेलॉस एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 3,000 की ट्रूप्स जो है हम एक दूसरे की टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकते हैं। 10 फाइटर एयरक्राफ्ट और 5 वॉरशिप्स वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, इसके अंतर्गत मेंटेनेंस, क्रू, लॉजिस्टिक्स, ये सारे जो प्रोविजंस है वो भी कवर्ड हो जाते हैं। अंबर जी, भारत को इससे देखिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलता रहेगा क्योंकि भारत के साथ रशिया का रिलेशनशिप अभी इंप्रूव हो रहा है और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है वो ऑपरेशनलाइज हो रहा है। अब भारत की जो वॉरशिप्स है वो व्लादिवोस्टॉक छोड़िए, वो आर्टिक में जो रशिया का जो वहां पर बेस है मुर्मोस्क, उसमें भी जाके डॉक कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई आ रहा है उसको सिर्फ 14 दिन की इत्तला देनी पड़ेगी। और इससे आप ये देखिए कि दोनों के बीच में डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है। आपको थोड़े दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि रशिया इज सीकिंग 1 मिलियन
इंडियंस टू वर्क इन आर्टिक। आर्टिक का जो रिसोर्सेज है, इट इज उसके अंदर से रिसोर्स जो एक्सप्लोरेशन है, रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर में एक्सट्रैक्शन, उसमें भी मदद मिलेगी। आर्टिक अभी पूरे साल नेविगेशनल हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। रशिया ने वहां पर आइस ब्रेकर शिप्स लगा के रखे हैं और ये आइस ब्रेकर शिप्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी भारत को इससे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। देखिए, आर्टिक के अंदर अगर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना है, रिसर्च करना है, तो हम वो कर सकते हैं। हम एक्सेस टू रिसोर्सेस देख ले सकते हैं आर्टिक का। और उसके बाद जो वर्ल्ड ओवर जो नेविगेशनल रूट्स होता है, वहां पर हमारी प्रेजेंस बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर रशिया की आप भूगोल देख लें तो वो उसके पास भी आर्टिक का एरिया छोड़ के बाकी कहीं से भी वो कोस्टल रीजन से कनेक्टेड नहीं है। क्रीमिया का रीजन छोड़ दीजिए उसके बाद अलावा। और इससे रशिया को भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलता है इंडियन ओशन रीजन में। भारत के जितने भी पोर्ट्स है, डॉक्स, उधर जाके वो डॉक कर सकता है। और वहां यहाँ पर अमेरिका और चाइना का बढ़ता जो इन्फ्लुएंस है उसको वो काउंटर कर सकता है। देखिए, अमेरिका और चाइना आपस में दुश्मन जरूर है, पर विद रेस्पेक्ट टू इंडिया वो कभी कभार एक हो जाते हैं और स्ट्रेटेजिकली हमें नीचे करने की कोशिश करते हैं। अब भारत ने ये रिलॉस एग्रीमेंट करके रशियन ट्रूप्स जब भारत में रहेगी और फ्यूचर में अगर कोई कॉम्बैट लाइक सिचुएशन आता है, तो ये मेरा ये मानना है कि रशिया जो है अपनी जो वॉर टाइम एसेट्स है वो इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकता है। मेरा ये मानना है कि इससे क्या है, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भारत को मिलता है, एक काउंटर होता है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना हमेशा पाकिस्तान जी, को चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर के साथ साथ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत इस डील के थ्रू वेस्ट को भी एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दे रहा है? मैं वहीं पे आ रहा था। चाइना, सबसे बड़ी बात है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान को यूज करता है एज अ काउंटर वेट अगेंस्ट इंडिया। वो उसको सारी नेविगेशनल रूट्स, उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीड्स, इंटेलिजेंस डेटा शेयरिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस डेटा शेयरिंग वो करता रहता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में उसने भारतीय ट्रूप्स की मूवमेंट की जो जानकारी है वो पाकिस्तान को दी थी। अब चाइना और रशिया के बीच में भी अच्छे संबंध है, पर रशिया नहीं चाहता कि चाइना जो है वो उससे बिग ब्रदर एटीट्यूड वो डिस्प्ले करे। इसके लिए रशिया भी चाहता है कि उसकी जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ इंप्रूव हो। और ये जो इस करार के थ्रू आप देखिए कि हमें भी जैसे रशिया को इंडियन ओशन रीजन का एक्सेस मिलता है, हमें भी स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलता है आर्टिक का। ये एक्सेस रशिया ने किसी और को दिया भी नहीं है। और आप ये भी देखिए कि वेस्ट को भी एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध रहेंगे वो आपके हिसाब से हम उसको अंदर कोई टिंकरिंग नहीं करेंगे, हम उसको कभी भी रीएवेल्युएट नहीं करेंगे। ऊपर से ये पोस्टरिंग करके इन्होंने बता दिया है कि रशिया विल बी रिमेन इंडिया मेन स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। ये अमेरिका को भी एक मैसेजिंग है, ये यूरोप को भी एक मैसेजिंग है कि अगर आपको आना है तो आप भारत के टर्म्स पे आइए। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है। दिस इज व्हाट आई गेट। और एक और एक चीज देखिए ना, रेलॉस एग्रीमेंट के कारण भारत और रशिया जो है लाइव जो लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर मिलता रहेगा दोनों को, तो हमारी ऑपरेशनल रीच बढ़ती है। हम आज जो है 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पर फ्यूचर में 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रहेंगे, तब हमारे एनर्जी नीड्स बढ़ते जाएंगे। और आर्टिक में 50 ट्रिलियन डॉलर्स के तो रिजर्व्स है, और उसको भी उसको एक्सट्रैक्ट करना, पहले तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर नेविगेशनल सी रूट्स को जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। और आपको एक पूरा शिप बिल्डिंग, नेवल शिप बिल्डिंग का इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप उस जो रॉ मटेरियल्स है उसका अनहिंडर्ड सप्लाईज, मतलब बिना रोके सप्लाईज आपको मिल सके। तो ये ग्लोबली एक तरह से चैलेंज हो चुका है, क्योंकि ईरान वॉर के बाद, ईरान इजराइल वॉर के बाद हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। और भारत भी अभी क्या कर रहा है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट के द्वारा वो एक्टिवेट करके मलाक्का स्ट्रेट पर अपनी जो है पकड़ बढ़ा रहा है। और उसने अभी
इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ने एक जॉइंट प्रपोजल भी रखा है कि वो जॉइंट मॉनिटरिंग करना चाहेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का में से पास होने वाली शिप्स का। तो आगे जाके ये जो अग्रीमेंट है ये भारत की ब्लू वाटर इकोनॉमी की रीच बढ़ाएगी, भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ाएगी और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प कर सकती है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में भी बहुत फायदा होगा और मेरा यह मानना है दिस इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ इंडिया एंड बोथ रशिया। लेकिन उमेश जी, इंडिया की बात आपने की, रशिया की अगर हम बात करें तो क्या रशिया के लिए ये यूक्रेन वॉर के बाद एक नया पार्टनरशिप मॉडल है? देखिए, भारत और रशिया के बीच में अनडिक्लेयर्ड पार्टनरशिप मॉडल ऑलरेडी है, ये फॉर्मलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है हमें। दिस इज जस्ट अ फैक्ट कि हम दिखाना चाहते हैं, ये सब एक ऑप्टिक्स के ऊपर किया जाता है। नहीं तो भारत और रशिया के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध है। अभी तो डिफेंस के अलावा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी में भी अच्छे रिश्ते हैं, टाई अप्स हो रहे हैं और बाद में एनर्जी जो हम मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि भारत की डेवलपमेंट में रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। डिफेंस के अलावा इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं और दोनों मिलके एक नया रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ब्रिक्स एज वेल। तो रशिया और इंडिया जो है एक तरह से काउंटरवेट कर रहा है अगेंस्ट अमेरिकन एंड चाइनीज हीगेमनी इन द वर्ल्ड। हम दोनों मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कर रहे हैं कि हम दोनों एक तरह से भारत और रशिया दोनों मिलकर चाइना और अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं and we are establishing a multipolar world order. This is we should see like that. In fact, हम अभी तो यहाँ तक बात हो रही है कि भारत और रशिया के पेमेंट सिस्टम्स को इंटरलिंक किया जाना चाहिए और ये आप ये भी देखिए कि हमारी जितनी भी हम ऑयल परचेजिंग कर रहे हैं हम रुपये में ले रहे हैं और रशिया भी क्या कर रहा है, रशिया भी चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और भारत के साथ वो ट्रेड बढ़ाना चाहता है। अभी जो हमारा ट्रेड $70 बिलियन है उसको $100 बिलियन करना चाहता है। डिफेंस में भी देखिए कि सुकोई 57 की बात हो रही है, S-400 की नई बैटरीज की बात हो रही है, S-500 की बात हो रही है, R-37 मिसाइल्स की बात हो रही है। तो बहुत लाइनअप है रशियन वेपनरी का, वो भारत के भारत को उससे और रशियन वेपन्स एक तरह से देखा जाए जो सुकोई 57 है, फ्रांस के जो रफाल है उससे बहुत ही एक तरह से सस्ते भी है। रशिया का अगर आप सुकोई 57 देख ले तो वो आपको मिल जाएगा 1000 करोड़ में, जबकि फ्रांस का जो 4.5 जनरेशन रफाल है वो आपको 2500 या 2600 करोड़ रुपया पड़ता है। तो ये सब चीज जो डायनामिक्स देखते हैं और जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग देखते हैं, भारत और रशिया के बीच में एक तरह से ये जो जब ट्रूप्स एक दूसरे के टेरिटरी में स्टेशन होते हैं एक तरह से डिटरेंस भी होता है। आप अभी अगर रशिया भारत की रशियन ट्रूप्स भारत की धरती पे है और भारत की धरती पे अगर कोई अटैक करता है तो इट इज एज वेल एज इक्वलेंट टू अटैक रशिया ऑल्सो। तो ये एक तरह से मेरा मानना है कि अनडिक्लेयर्ड एक तरह से चेतावनी है चाइना और अमेरिका के लिए। उमेश जी, अगर इस एक मुद्दे पर बात करें थोड़ा सा आगे, जैसे आपने ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की बात की, अगर जो फॉरेन ट्रूप्स हैं उनकी प्रेजेंस भारत पर होती है, इंडियन सॉइल पर होती है, तो क्या ये डोमेस्टिक डिबेट का इशू बन सकता है? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से देखिए ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट भी कितनी है, 3000 इन नंबर्स है, तो ये सिंबॉलिक है एक तरह से एक दूसरे की कंट्रीज के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का रीअफर्मेशन है और एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दिया जा रहा है कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो एवरलास्टिंग रहेंगे और वेस्ट को बताया जा रहा है कि अगर आपको हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स करने हैं तो आपको हमारी शर्त पे करने पड़ेंगे। भारत और रशिया को ऐसा पैक्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अनडिक्लेयर्ड जो हमारे बीच में हमारी फोर्सेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, ट्रस्ट है, वो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक तरह से फॉर्मलाइजेशन इज जस्ट एन इंडिकेशन
दैट वी बोथ आर बेस्ट स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स एंड मैसेजिंग दिया जा रहा है। जी, अगर उमेश जी एक बात बताइए, अगर क्राइसिस होता है वाकई में, कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो क्या ये अग्रीमेंट जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री जो इन्वॉल्वमेंट है उस तक एस्केलेट हो सकता है? तो वो प्रेजेंस ही इसके लिए रख रहे हैं ताकि जो डायरेक्ट अटैक किसी को कोई कर ना सके। अगर रशियन फोर्सेस आर इन इंडियन टेरिटरी, इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में इंडिया के ऊपर कोई अटैक करता है तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी इट इज एन अटैक ऑन रशिया ऑल्सो। ये बोला नहीं जाता पर समझा वही जाता है, मैसेजिंग वही होती है। एक तरह से डिटरेंस है। न्यूक्लियर बॉम्ब आप क्यों रखते हो? डिटरेंस के लिए रखते हो, चलाने के लिए नहीं रखते हो। तो रशियन प्रेजेंस अगर है, 3,000 मिलिट्री ट्रूप्स नहीं है, उनके 5,500 जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो भी भारत के साथ आ चुके हैं। दिस इज द मैसेजिंग, समझ लीजिए। और अमेरिका के पास 5,000 न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है, रशिया के पास 5,500 है। ये लोगों को समझना पड़ेगा जो रशिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और डेब्ट बेस्ड इकोनॉमीज जिनकी जीडीपी हायर है और उनको सुपर पावर समझा जाता है, ये मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स नहीं होता है सुपर पावर का। रशिया के पास फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर है, उसको किसी की जरूरत नहीं है फॉर सर्वाइवल। और चाइना जो है एंटायरली डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। अगर उसको चाइना को फ्यूल ना मिले और फर्टिलाइजर ना मिले, चाइना मिडिल पावर भी नहीं रहेगा, वो एक तरह से पॉपर हो जाएगा। तो ये चीज समझ जाइए, लोगों को समझने वाली बात है। ये जो मैट्रिक्स होता है जीडीपी का, तो जी, जी। एक बात और उसको उमेश जी। जो मैट्रिक्स होता है जीडीपी का कैलकुलेशन फॉर सुपर पावर, इट इज अ फ्लॉड मॉडल। मेरे हिसाब से द बेस्ट, द मोस्ट वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा सुपर पावर है वो रशिया है, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर पुतिन को, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनको कोई भी टेरिटरी एनेक्स करना है। अब देखिए, जी, क्रिमिया को एक रात में उन्होंने एनेक्स कर लिया था। क्या चाइना जो है वो आज ताइवान को ले पाया? 3 साल से अपने प्लेन उड़ा रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा है। रशिया को प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। उसकी जिस दिन उसकी ट्रूप्स मार्च करेगी, उस दिन वो टेरिटरी उसकी हो जाती है। सिमिलर चीज अमेरिका कर सकता है। देखिए, अमेरिका ने भी वही किया, दादागिरी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। ये उसका स्ट्रेटेजिक पावर है। मदुरो के साथ भी उसने वही किया, उसकी कंट्री में जाके उसको उठा के लेके आ गए। ये मनमानी कर सकते हैं, सिर्फ 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैन डू, वन इज रशिया, वन इज अमेरिका। इंडो पैसिफिक रीजन में स्टील का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इंडियन पैसिफिक रीजन में हमने एक मैसेजिंग दे दिया है कि क्वाड को अगर अमेरिका ऑपरेशनलाइज करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो भारत जो है अपने ऑप्शंस खुले रखा है। हम ग्रीन जो निकोबार टर्मिनल है उसको डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ हम रीजनल पार्टनरशिप्स जो हैं इंडियन ओशन रीजन में, हम अपना ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। और रशिया के साथ हमारा बहुत सारा अग्रीमेंट इवन फ्रांस, जर्मनी, यूके के साथ किया हुआ है अलग से। तो इससे एक तरह से अमेरिका को बताया गया है कि भारत इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वाड एनी मोर, हमारे पास भी बहुत ऑप्शंस है। अगर अमेरिका कैन यूज पाकिस्तान एज अ लेवरेज, इंडिया कैन यूज रशिया एज अ लेवरेज टू काउंटर अमेरिका। दिस इज व्हाट वी हैव सेंट अ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। और फ्यूचर में रशिया का और इंडिया का कोऑपरेशन बढ़ने वाला है आर्टिक में। और अमेरिका जो है रशिया की बात मान के, इंडिया, अमेरिका और रशिया का कोऑपरेशन आएगा। एंड द मर्जिंग पॉइंट्स फॉर दिस पार्टनरशिप विल बी द आर्टिक, जिसमें इंडियन मैन पावर को वो वहां पर इंडियन मैन पावर को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा फॉर एक्सप्लोरेशन देन एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये भी कहना चाहिए कि ये जो अग्रीमेंट है एक डिफेंस कॉपरेशन है और एक साइलेंट शिफ्ट है टुवर्ड्स डीपर मिलिट्री अलाइनमेंट, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पोजीशन को भी रिडिफाइन करेगा। साथ ही साथ आज की इस दुनिया में हम जब अलायंसेस की बात करते हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट से भी डिफाइन होते हैं। भारत और रशिया का जो ये अग्रीमेंट है ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल पावर जो इक्वेशंस है वो चुपचाप क्वाइटली शिफ्ट हो रहे हैं, और हर मूव का जो है वो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट की हम बात करते हैं वो जरूर होगा। ये डील शायद आज एक टेक्निकल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट रख सकती है, लेकिन कल ये डिसाइड कर सकता है कि किसी क्राइसिस में
कौन कहाँ पर खड़ा होगा। और असली सवाल यही है कि क्या हम एक नए स्ट्रेटेजिक इराक को शुरू करने वाले हैं और हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। चंद्र। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।